हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सौम्य है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में जरूर आएगा। ये मैं आपको लिख के देती हूँ 110%, यानी इंपॉर्टेंट, या आप कह सकते हैं एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन ये होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स जून 2026 और एचटेट पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं कराने वाली हूँ आप लोगों को मोटिवेशन थ्योरीज, जो हर एग्जाम में रिपीट होता है। कोई भी कॉमर्स का एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, मोटिवेशन थ्योरी से ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा 110%। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो सबसे पहले मोटिवेशन थ्योरीज की बात करते हैं। यहाँ पे दो तरीके की थ्योरीज होती है, कंटेंट थ्योरीज एंड प्रोसेस थ्योरी। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी थ्योरी कंटेंट के अंदर आती है और कौन सी थ्योरी प्रोसेस के अंदर आती है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम्स में रिपीट होते हुए देखा है। ठीक है, और आप लोग ये लोग छोड़ देते हो। 99% बच्चे ये टॉपिक छोड़ देते हैं कि कंटेंट थ्योरीज में कौन सी आती है और प्रोसेस में कौन सी आती है। तो वन बाई समझिए। कंटेंट थ्योरीज में आपकी मैस्लो नीड हायरार्की, हर्जबर्ग मोटिवेशन थ्योरी, मैकक्लेन नीड्स थ्योरी और आपकी एल्डरफोर्ड्स की ईआरजी थ्योरी। याद रखिए ये चार थ्योरी कंटेंट के अंदर आती है। प्रोसेस के अंदर आपकी ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एडम इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी और रेनफोर्समेंट थ्योरी, ये आपकी प्रोसेस के अंदर आती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब वन बाय वन थ्योरीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो कंटेंट थ्योरी का सिंपल सा मतलब ये होता है, द कंटेंट थ्योरी फाइंड द आंसर टू व्हाट मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल एंड इज कंसर्न विद इंडिविजुअल नीड्स एंड वांट्स। देखो, मैस्लो थ्योरी, हर्जबर्ग थ्योरी, मैकलेंड और जो आपकी ईआरजी थ्योरी की कंटेंट के अंदर आती है। कंटेंट का सिंपल सा मतलब होता है, हमें ये देखना पड़ता है कि एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को हमें ये ढूंढना है कि उसको क्या चीज मोटिवेट करती है। तो इन चारों थ्योरीज के थ्रू हमें ये पता चलेगा। प्रोसेस का मतलब यहाँ पर ये होता है किस तरीके से मोटिवेशन होता है, क्या प्रोसेस होती है, वो व्रूम, एडम, गोल और आपकी रेनफोर्समेंट थ्योरी बताएगी। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करते हैं। सबसे पहली मोस्ट फेवरेट, मैस्लो हायरार्की, जो कि हर एग्जाम में मैस्लो मैस्लो ही आती है। ठीक है, तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स जो है, इसके अंदर आपने अब्राहम मैस्लो ने दी थी ये थ्योरी, अपने इसी के नाम पर ही है ये। इसके अंदर आपकी 5 नीड्स होती है बेटा, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके प्रोसेस, इसके स्टेप्स जरूर याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आती है आपकी बेसिक नीड। अच्छा चलिए, मैं कभी काम करने की सोचूंगी तो मैं क्यों सोचूंगी, रोटी कपड़ा मकान के लिए तो सोचूंगी। सबसे पहली जरूरत एक इंसान की क्या होती है? सबसे पहली जरूरत होती है उसकी फिजियोलॉजिकल नीड, यानी मैम फूड, वाटर। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी जरूरतें होती है सबसे पहले नंबर पे। अब ये पूरी हो गई। अब इसको पूरी करने के बाद हमें चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा किस चीज की मैम? बेटा अपनी शरीर की सुरक्षा जैसे इंश्योरेंस, अपनी जॉब की सुरक्षा जैसे सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है सेफ्टी। उसके बाद आता है लव, बिलोंगिंगनेस। अब हमें सेफ्टी मिल गई, बेसिक खाना मिल गया, पेट भर गया, सुरक्षा मिल गई। अब हमें चाहिए लव, बिलोंगिंगनेस, यानी रिश्ते की जरूरत है, यानी रिश्ता का मतलब आपकी दोस्ती, आपकी फैमिली। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे मांगी जाती हैं। अब ये इच्छा पूरी हो गई, उसके बाद आते हैं सेल्फ एस्टीम में। अब आप चाहते हो कि आपकी प्रशंसा हो, आपका अप्रिसिएशन हो, यानी आपके लोग रिस्पेक्ट करें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आप अचीवमेंट करो, ये से बोलते हैं एस्टीम। और लास्ट स्टेज होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है, अब आपने अपने आप को, आपका सपना पूरा करना। यानी अभी सपोज करिए कि मैं काम कर रही थी, एज अ टीचर का काम कर रही थी, बट मेरा सपना है कि मैं एक स्टार्टअप खोलूं, मैं बिजनेस खोलूं। तो अब ये स्टेज ऐसी स्टेज होती है बेटा, जहां पर आप अपने अंदर की जितनी भी काबिलियत है वो बाहर निकालकर खुद का काम जब शुरू करते हो, तो उसे बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपकी सेटिस्फेक्शन बेटा पूरी होती चली जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। नीचे नहीं आ सकते, सिर्फ नीचे से ऊपर ही तक जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पूरा नहीं हुआ तो आप फिजियोलॉजिकल पे नीचे सरक के आ जाओगे, नहीं। ठीक है, आपने स्टार्ट कर दिया फिजियोलॉजिकल से, फिर इसके बाद सेफ्टी, फिर आपकी लव, बिलोंगिंगनेस, फिर एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी इस थ्योरी में, क्योंकि बहुत इजी थ्योरी है। नेक्स्ट आती है आपकी हर्जबर्ग की थ्योरी। देखो, हर्जबर्ग की थ्योरी दो फैक्टर्स देती है, एक तो मेंटेनेंस जिसे बोलते हैं हाइजीन फैक्टर, और दूसरी होती है मोटिवेशनल फैक्टर्स। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है बता देती हूँ, पहले तो इनके नाम याद रख लेना। ठीक है, हर्जबर्ग की थ्योरी किसने दी थी, ये सारी चीजें मैथ्स कॉलम में आती है। सेकंड चीज आपसे पूछी जाती है कि हाइजीन फैक्टर के अंदर कौन से फैक्टर आते हैं और मोटिवेशनल के अंदर कौन सी चीजें आती हैं। तो वन बाय वन हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। देखो, हर्जबर्ग की दो थ्योरी होती है बेटा, जिसके अंदर वो सबसे पहले बोलता है, एक तो होता है हाइजीन। देखो, हाइजीन अगर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, हाइजीन का मतलब आपकी सैलरी अच्छी है ना, आपकी जॉब सिक्योरिटी है, आपका जो वर्किंग कंडीशन है। सपोज करिए मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। और हाइजीन फैक्टर में मैंने देखा, देखो मेरे रूम में एसी लगा हुआ है, तो चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे सैलरी अच्छी मिल रही है, मेरी जॉब की सिक्योरिटी है, सारी चीजें बढ़िया है। देखो, इस चीज से ना मैं मोटिवेट तो नहीं होंगी, अब कमरे में एसी लगा हुआ है, इससे मोटिवेशन तो नहीं होने वाला। बट इतना है कि मैं डिससेटिस्फाई नहीं होंगी, कंप्लेन नहीं करूंगी कि अरे
ऑफिस में तो क्या ही है, मतलब ऐसे कंप्लेन नहीं करूंगी, बस इतना है हाइजीन फैक्टर में कहूंगी हाँ भाई सही है, सैलरी अच्छी मिल रही है, रूम फैसिलिटी सब बढ़िया है, तो ये फिर इतना है कि मैं सेटिस्फाई रहूंगी, बट मुझे मोटिवेट तो नहीं करेंगी ये चीजें। तो मोटिवेट कौन करेंगे, मोटिवेट करेगा बेटा आपका मोटिवेटर्स, जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट और ग्रोथ। जब मुझे लगेगा कि मेरे काम की बेटा प्रशंसा हो रही है, अप्रिशिएशन मिल रहा है, मुझे मुझे पहचान मिल रही है, मैं अच्छा काम कर रही हूँ इसलिए मेरे बॉस मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं, मेरी ग्रोथ हो रही है, वो चीज मुझे मोटिवेट करेगी। तो ठीक है, तो याद रखिएगा मोटिवेटर्स के अंदर अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट और ग्रोथ आता है। हाइजीन के अंदर कंपनी की पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, वर्क रिलेशनशिप, स्टेटस और सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन बार बार पूछ चुके हैं, हाइजीन के अंदर कौन सा आता है और मोटिवेटर्स के अंदर कौन आता है, तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपकी मैकलेन थ्योरीज ऑफ नीड है, इसके अंदर बेटा 3 नीड होती है, अचीवमेंट, पावर, एप्रिसिएशन। अब ये क्या होता है देखो, हर इंसान का ना मोटिवेट होने का तरीका अलग अलग है, ये मैकलेन की थ्योरी बताती है। आप कोई पैसों से खुश होता है, मोटिवेट होता है, कोई ग्रोथ से होता है, किसी को पैसा खुशी देता है, किसी को नहीं देता। मतलब आप समझ रहे हो ना कि मैकलेन थ्योरी ये बोलती है कि हर इंसान की जरूरतें, हर इंसान का मोटिवेशन करने होने का तरीका, मोटिवेट होने का तरीका अलग है। कैसे अलग है देखो, सबसे पहले होती है नीड फॉर अचीवमेंट। मैकलेन बोलते हैं कुछ कुछ लोग क्या होते हैं जिनको अचीवमेंट से ज्यादा मोटिवेशन होती है, उनको सक्सेस हो, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत चीजें अचीव करूं अपने लाइफ में, ये भी अचीव करूं वो भी अचीव करूं, उससे वो मोटिवेट होते हैं। दूसरे होते हैं नीड फॉर पावर, एक बोलता है यार मेरे को ना कुछ अचीव अचीव नहीं करना, मेरे को तो बस मैनेजर बनना है ताकि धौस दिखा सकूं, लोगों को कंट्रोल कर सकूं, क्योंकि मुझे डिसीजन लेना बहुत पसंद है, मुझे लोगों को कंट्रोल करना बहुत पसंद है। तो वो है आपकी नीड फॉर पावर, उससे वो मोटिवेट होता है। फिर है नीड फॉर अप्रिशिएशन, एक ऐसे इंसान होते हैं जो कहते हैं ना मुझे पावर की जरूरत है ना मुझे अचीवमेंट की जरूरत है, मैं जहां पे भी काम कर रहा हूँ ना वहाँ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो, कलीग के साथ मेरी फ्रेंडशिप हो, मेरे बॉस के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मैं तो उसी में मोटिवेट हो जाता हूँ। मेरे दोस्त मुझसे टिफिन में पूछ लेते हैं कि आज खाने में अच्छा चलो हमारे साथ आज लंच कर लो, तो मैं तो उतने में ही खुश हूँ। तो वो चीज है, वो चीज मुझे मोटिवेट करती है। तो देखो तीनों के ही अलग अलग रीजन है मोटिवेट होने के। तो यही मैकलिन की थ्योरी बोलती है, ठीक है, किसी को अचीवमेंट से मोटिवेशन मिलता है, किसी को पावर से मिलता है, किसी को अप्रिशिएशन से मिलता है। नेक्स्ट थ्योरी है आपकी ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैस्लो की हायरार्की थ्योरी का एक्सटेंशन कौन सा है, तो ईआरजी थ्योरी याद रखिएगा, ये मैस्लो का ही एक पार्ट है। अगर मैं बताऊं तो जो आपने मैस्लो की हायरार्की थ्योरी पढ़ी थी उसी का ही ये पार्ट है, ठीक है। ग्रोथ, रिलेटेडनेस और एग्जिस्टेंस। तो इसमें सबसे पहले ये चीज बोली जाती है, नीचे से स्टार्ट करा जाता है बेटा एग्जिस्टेंस। सबसे पहले आप बेसिक चीजों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उससे आप मोटिवेट होते हैं। बेसिक जैसे कि मैम फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स। तो याद रखिएगा एग्जिस्टेंस के अंदर आपकी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी आती है, ठीक है। एक्सिस्टेंस मिल गया, अब आपको रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, तो रिलेशनशिप के अंदर आपका सोशल और सेल्फ एस्टीम। सोशल का मतलब आप समझ रहे हो ना, लव, बिलोंगिंगनेस, ठीक है, सोशल और सेल्फ एस्टीम। फिर आती है ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर यहाँ पे आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाता है कि सीधे आप अपना, अब आप अपना कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, अपने अंदर कुछ ग्रोथ करना चाहते हो, सिर्फ एक पोजीशन पे बैठे नहीं रहना चाहते, आप आगे बढ़ने की सोचते हो। तो याद रखिएगा ये तीनों चीजें भी वही सेम चीज ही बताती है जो मैस्लो ने बताई थी। तो बस इसके नाम दे दिए गए हैं एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। एग्जिस्टेंस के अंदर सेफ्टी, फिजियोलॉजिकल, रिलेटेडनेस के अंदर सेल्फ एस्टीम और सोशल, और ग्रोथ के अंदर आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये आती है ईआरजी थ्योरी के अंदर, चीज वही है, ठीक है। चलिए अब आती है आपकी प्रोसेस थ्योरी। प्रोसेस थ्योरी के अंदर सबसे पहले आती है व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। देखो व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरीज क्या होती हैं, इसके अंदर एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और वैलियंस। इसका मतलब ये है, देखो व्रूम क्या बोलती है कि व्रूम की थ्योरी ये बोलती है कि अगर आप चीजें एक्सपेक्ट करोगे तो ही रिजल्ट अच्छा है। अगर आप सोचोगे कि मेहनत करने से रिजल्ट अच्छा होगा तो आप मेहनत करोगे। अगर आपको पता चल गया मेहनत करने से कुछ नहीं मिलने वाला तो आप मेहनत करोगे क्या, नहीं ना। तो यही बोलती है व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जिसमें सबसे पहले आता है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब आप अपने मन में ये विचार बना के सोचते हो कि मैं जितना अच्छा परफॉर्म करूंगा उतनी अच्छी मेरी परफॉर्मेंस होगी, उतना ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी। उसका फिर बाद होता है इंस्ट्रूमेंटेलिटी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी का मतलब ये होता है आप ये सोचते हो कि अगर मैंने अच्छा काम किया, आपने भी एक्सपेक्ट किया ना कि मैंने अच्छा काम किया तो मुझे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब आप सोचोगे रिजल्ट अगर अच्छा आया तो मुझे क्या मिलेगा, बोनस, मुझे मिलेगा रिवॉर्ड, ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। ये चीज आपने यहाँ पे सोची। फिर उसके बाद आता है वैलियंस। वैलियंस बोलता है अब आपको जो बेटा रिवॉर्ड मिला है, क्या आप उसकी वैल्यू है आपकी नजर में, क्या आपको वो चीज, उसको जरूरत थी आपकी उसको। अब एग्जाम्पल से समझना, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रही हूँ, वहां पे मैंने सोचा कि अगर मैंने सेल्स ज्यादा कर ली तो मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा अगर मैंने सेल्स ज्यादा करी तो, ठीक है। अब ये हो गया एक्सपेक्टेंसी, मैंने एक्सपेक्ट किया।
फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेलिटी। अब मैंने देखा कि मैंने सेल्स कर दी हुई, ठीक है, वो बॉस बहुत खुश है मुझसे, उन्होंने बोला कि आपने तो इतना अच्छा सेल्स किया है, आपको मेरी तरफ से गोवा का टिकट, ठीक है, घूमने का। तो मैंने कहा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, मैंने मतलब परफॉर्म अच्छा किया, तो मुझे क्या मिला, इंस्ट्रूमेंटेलिटी मतलब रिवॉर्ड, मुझे मिला गोवा में जाने का, घूमने का फ्री का मौका, ठीक है, एक रिवॉर्ड मिला। फिर उसके बाद अब आता है वैलियंस। अब मैं ये देखूंगी कि जो मुझे गोवा की टिकट मिली, क्या मुझे चाहिए था गोवा जाना, मुझे तो नहीं जाना था गोवा, मतलब मुझे नहीं घूमना था यार, उससे अच्छा मुझे मेरा प्रमोशन कर देते, या मेरे को पैसे दे देते, बट गोवा नहीं जाना मुझे। तो वो वैलियंस का मतलब आपकी नजर में उस रिवॉर्ड की कितनी वैल्यू है, ठीक है। क्या आप वो चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपने जो काम किया है, तो मैं सोचूंगी बस गोवा का ही टिकट दिया, मतलब कुछ बोनस दे देते, ट्रांसफर कर प्रमोशन कर देते मेरा, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी पड़ती है, व्हाट वैल्यू वी प्लेस ऑन द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ आवर एफर्ट्स, कि भाई मैंने जो काम किया उसका जो मुझे रिवॉर्ड मिला है, क्या वो सही है मेरे लिए, मुझे चाहिए था या नहीं चाहिए था, वो है वैलियंस, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। नेक्स्ट है आपकी एडम्स इक्विटी थ्योरी। देखो एडम्स इक्विटी थ्योरी क्या बोलती है, फेयरनेस की बात करती है, जहां पे भी फेयरनेस की बात हो, यानी पक्षपात नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो होती है एडम इक्विटी थ्योरी। एडम इक्विटी थ्योरी ये बोलती है कि इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे आप तराजू देख रहे हो ना, यहाँ पे एक इनपुट है एक आउटपुट है। यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये होता है कि देखो जितना आपने काम किया है उसी के हिसाब से आपको सैलरी या आपको कुछ भी मिलना चाहिए, रिवॉर्ड। यहाँ पे ये बोला जाता है, सपोज करिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो और सैलरी क्या दे रहे हैं, सिर्फ 10,000 रुपए, तो क्या ये फेयरनेस है? बिल्कुल भी नहीं है मैम। तो फिर आपकी मेहनत का पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी होगा और रिवॉर्ड का कम, सैलरी का कम होगा। तो ये एडम इक्विटी थ्योरी ये बोलते हैं दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, जितना आपके एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है बेटा, उसी के हिसाब से आपको रिवॉर्ड देना चाहिए। फिर वो दूसरे से भी कंपेयर करते हैं इसके अंदर। सपोज करिए मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर XYZ भी उसी कंपनी में काम कर रहा है, वो भी 8 घंटे काम कर रहा है, मैं भी 8 घंटे काम कर रही हूँ, हम लोग सेम काम कर रहे हैं, मेरी सैलरी 30,000 है, उसकी सैलरी 50,000 है। तो क्या ये फेयर है? बिल्कुल भी नहीं मैम, ये फेयर नहीं है। तो यही एडम इक्विटी थ्योरी बोलता है कि पीपल शुड मेंटेन अ फेयर रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड इन कंपैरिजन टू अदर्स। अपना तो कंपैरिजन मैंने करा ही करा कि मेरी मेहनत के हिसाब से मुझे सैलरी कितनी मिल रही है, लेकिन दूसरों के साथ भी कंपेयर किया जाता है जो आपके साथ में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैंने देखा कि भाई मैं भी उतना ही काम कर रही हूँ, XYZ भी उतना ही काम कर रही हूँ, उसकी सैलरी क्यों ज्यादा है भाई, ठीक है, तो ये फेयरनेस नहीं है। तो एडम इक्विटी बोलती है कि दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट थ्योरी है आपकी गोल सेटिंग थ्योरी, ठीक है। ये किसने दी थी? एडविन लॉके ने। याद रखिएगा इनके जो ऑथर्स हैं, जो भी प्रपोज जिन्होंने किया था इन थ्योरीज को, इनके जो है मैच द कॉलम में क्वेश्चन 100% आते हैं। तो ये एडविन लॉके ने किया था, यहाँ पे लॉक ने किया था गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिस थ्योरी स्टेट्स द गोल सेटिंग इज एसेंशियल बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क। यहाँ पे सीधा सा ये है कि जो आप गोल सेट कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। सपोज करिए मेरे बॉस ने मुझसे बोला है सेल्स बढ़ानी है आप लोगों को, सेल्स बढ़ाइए। अब कितना बढ़ाइए, कब तक बढ़ानी है, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो ऐसे कैसे मोटिवेट हो गए आप, ठीक है ना। तो गोल सेटिंग थ्योरी में सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आप बॉस है तो आप सीधे से बोलिए 3 महीने में हमें 20% सेल्स बढ़ानी है, यानी गोल आपका क्लियर होना चाहिए, वहां पे किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तभी जो है वो आपके इंप्लॉयज मोटिवेट होंगे ना, नहीं तो फिर कैसे पता, अब उनको पता चलेगा 3 महीने में है तो फिर मेहनत डबल करेंगे ना। अब आपने बोल दिया सेल्स बढ़ानी है, वो तो सो ही रहे हैं, पता नहीं कब तक बढ़ानी है, बढ़ाओ खूब टाइम है, लेकिन अगर आपने डेडलाइन दे दी कि 3 महीने के अंदर अंदर बढ़ानी है, 20% बढ़ानी है, तो वो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा मोटिवेट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी है आपकी एंड द लास्ट वन इज रेनफोर्समेंट थ्योरी। देखो रेनफोर्समेंट थ्योरी जो है वो दो चीजों पे काम करती है, एक तो रिवॉर्ड, एक है पनिशमेंट। जैसे आपके टीचर्स आपके साथ करते हैं, अगर आपने अच्छे मार्क्स लाए तो आपको चॉकलेट मिलेगा, और अगर आप फेल हुए तो आपको डंडा मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज है रेनफोर्समेंट थ्योरी। इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव रेनफोर्समेंट होती है। देखो इसमें सीधे से यही मतलब होता है कि अगर आपको सिंपल सा बता दिया जाता है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको पॉजिटिव जो है रेनफोर्समेंट मिलेगा, आपके मैनेजर आपकी तारीफ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव रहेगा तो आपको देखिए ये इसमें सिंपल सा ये चीज होती है, देखो जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों के हिसाब से समझो। अगर आप आपके घर में कोई बच्चा है, अगर आप उसको कहोगे अगर आप डेली टेबल याद करोगे ना 2 3 का, तो हम आपको 5 स्टार देंगे, तो वो बच्चा बार बार वही चीज करेगा कि मुझे 5 स्टार मिले, वो अच्छी चीज बार बार रिपीट करेगा। अगर आप अपने घर में कोई बच्चा है, आप उसे बोलो कि आप डेली होमवर्क करोगे टाइम पे, तो मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, वो डेली करेगा, देखना वो कभी भी मिस नहीं करेगा अपना होमवर्क करना। यानी रेनफोर्समेंट थ्योरी का मतलब यही चीज होती है कि अगर
पॉजिटिव चीजों के लिए अगर आप करते हो ना बेटा, तो वो रिपीट करते हैं बिहेवियर वही चीज। लेकिन अगर नेगेटिव के लिए करोगे तो वो चीज वो छोड़ देते हैं। अगर बच्चा होमवर्क नहीं करेगा और बोला जाएगा आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे, अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो वो होमवर्क करना शुरू कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि उसे क्लास से बाहर नहीं जाना। इस तरह की कंपनी से है, उन्हें पता है कि अगर आप ज्यादा सेल्स करोगे तो बॉस से आपको शाबाशी मिलेगी, तो आप बार बार कोशिश करोगे कि मेरी सेल्स सबसे ज्यादा हो। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है, अगर आप नहीं काम करोगे तो आपकी सैलरी कट कर दी जाएगी, तो आप वो नहीं चाहोगे। तो उसमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को हटाया जाता है, ठीक है। तो वही चीज है, पनिशमेंट भी मिल सकती है आपको, डिमोट कर सकते हैं आपको, अगर नेगेटिव वाली बात है, ठीक है। तो वही वाली चीज है यहाँ पर, एनफोर्समेंट थ्योरी रिवॉर्ड और पनिशमेंट के ऊपर ये बेस होती है। जो कि ये सारी थ्योरीज जो है वो मैंने आपको वन बाय वन एकदम से बेसिक से समझा दी, और ज्यादा इसके अंदर डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना डीप क्वेश्चन कहीं से भी एग्जाम में नहीं आता है। तो ये चार थ्योरी प्रोसेस की थी, ये बेटा चार थ्योरी जो है वो आपकी कंटेंट की थी, मोटिवेशन की, जो मैंने आपको विद एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई हो। थोड़ा फास्ट मैंने इसलिए कराया क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा आपको डीप जाने का या समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कौन सी थ्योरी किसके अंदर आती है और इस थ्योरी के अंदर क्या चीज बोली गई है। बस इसके अलावा आपको इसके अंदर जाने की, डिटेलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, 1 घंटा खींचने का कोई फायदा नहीं है वीडियोस को। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी नेक्स्ट टॉपिक, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक जरूर डाल दीजिएगा कि मैम आप ये टॉपिक क्लियर करा दो। तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।